वैसे तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं और सबके अलग अलग मैप होते हैं, लेकिन साउथ अमेरिका में एक ऐसा देश है जिसका मैप दुनिया के सभी देशों से बिल्कुल अलग और यूनिक है, क्योंकि यह देश ना तो चौड़ा है ना ही स्क्वायर, बल्कि यह तो एक लंबी और पतली लाइन की तरह है जिसे देखकर बहुत हैरानी होती है। यह एक बेहद इंटरेस्टिंग जियोग्राफिकल इफेक्ट है, मगर इसके पीछे केवल जियोग्राफी ही नहीं बल्कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी छुपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो जुड़ी है वॉरफेयर, जियोग्राफी, ट्रेड और सर्वाइवल से। इस देश की जियोग्राफी न केवल अनोखी है बल्कि यह बहुत सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है, फिर चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू। इस देश को दुनिया के लगभग सभी देशों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मगर सवाल यह उठता है कि आखिर यह देश है कौन सा और क्यों इसकी जियोग्राफी इतनी अलग है। आइए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं चिली की। बस फर्क इतना है कि यह खाने वाली चिली नहीं बल्कि एक देश है जिसकी जियोग्राफी इसके लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है, मगर इतनी खराब जियोग्राफी के बावजूद चिली सरवाइव कर रहा है। वेल, चिली की बात की जाए तो यह साउथ अमेरिका का एक देश है जिसकी जियोग्राफी काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी जड़ें भूगोल और इतिहास में गहराई से जुड़ी हुई हैं। इस कहानी की शुरुआत सदियों पहले ही हो गई थी, जब इस जगह पर कोई देश नहीं था। तब इस लोकेशन पर अलग अलग कबीलों का राज था। उत्तर में अरिके और इमारा रहते थे और दक्षिण में मापुचे नाम की जानी मानी जनजाति। धीरे धीरे समय गुजरा और यूरोपियन सभ्यताओं का यहाँ अराइवल हुआ, जिसमें से एक था स्पेनिश एम्पायर, जो यहाँ सोने की तलाश में आया था। मगर हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ ना तो मैक्सिको और पेरू की तरह कोई उन्नत सभ्यता थी और न ही अफ्रीका की तरह मिनरल, बल्कि यह एक पहाड़ी इलाका और सूखा मरुस्थल था जहाँ केवल जंगली जनजातियां रहती थीं जो किसी भी हालात में सरवाइव करने को तैयार थीं। इसलिए स्पेनिश एम्पायर को यहाँ कब्जा करने में काफी मुश्किलें आईं, लेकिन आखिरकार उन्होंने कब्जा कर ही लिया। बट तब तक ये आज वाला चिली नहीं था। दरअसल उस वक्त चिली एक छोटा सा इलाका हुआ करता था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय के चिली में आज के सैंटियागो वाला एरिया ही शामिल था। मगर फिर समय के साथ 1800 ईस्वी के बाद चिली नॉर्थ और साउथ दोनों में फैलने लगा। बट ये आसान नहीं था, क्योंकि अब चिली ने नॉर्दर्न साइड में कब्जा करने की कोशिश की तो उसे वॉर ऑफ द पैसिफिक के दौरान पेरू और बोलिविया दोनों से लड़ना पड़ा था। मगर चिली ने हार नहीं मानी। जब यह लड़ाई खत्म हुई तो इसने बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जबकि बोलिविया के हाथ से उसकी सारी कोस्टलाइन निकल गई थी, जिससे वह हमेशा के लिए लैंडलॉक्ड कंट्री बन गया। यह चिली के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इस युद्ध से चिली के कंट्रोल में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज तो आ ही गए थे, साथ ही उसका बॉर्डर भी 500 किलोमीटर आगे तक बढ़ गया था, जिससे चिली और भी लंबा देश बन गया। ये तो केवल नॉर्थ की बात थी। साउथ में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, क्योंकि इधर चिली ने पैटागोनिया के इलाके पर कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी। अगर पैटागोनिया की बात की जाए तो यह वह एरिया था जिस पर अर्जेंटीना भी नजर गड़ाए बैठा था। जाहिर है कि दोनों मौके की तलाश में थे, जिसकी वजह से दोनों देशों की आपस में जंग होती होती बची। फाइनली 1881 में बाउंड्री ट्रीटी साइन की गई, जिसमें सदर्न पैटागोनिया और स्ट्रेट ऑफ मैगेलन का कंट्रोल चिली को दे दिया गया। इस तरह 20वीं सदी की शुरुआत में चिली एक बहुत लंबा और पतला देश बन चुका था, जो उत्तर से दक्षिण तक 4200 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसकी लंबाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग यह पूरे अमेरिका यानी नॉर्थ से साउथ जितनी लंबाई में फैला है। चिली 20वीं सदी में दुनिया का सबसे लंबा देश बन चुका था, मगर लंबाई से फायदे कम और नुकसान ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि इसकी यह जियोग्राफी कई समस्याएं पैदा करती है। चिली दो चीजों के बीच बुरी तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि इसके एक तरफ है पैसिफिक ओशन और दूसरी तरफ है एंडीज माउंटेन रेंज। पैसिफिक ओशन इसे एक बड़ी कोस्ट लाइन तो देता है, मगर वह उसमें विस्तार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एंडीज माउंटेन रेंज एक दीवार की तरह है। इनफैक्ट कई जगहों पर इसकी ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा है। यही वजह है कि चिली पूर्व की तरफ भी विस्तार नहीं कर सकता। इसी वजह से चिली एक सकरी पट्टी की तरह देश है, जहाँ कई जगह ऐसी हैं जहाँ इसकी चौड़ाई केवल 100 किलोमीटर है, यानी कुछ अमेरिकी शहरों से भी कम। अब आप सोचिए कि कोई देश ऐसी जियोग्राफी में कैसे सरवाइव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों के बीच से होकर सड़कें जाती हैं। रेलवे लाइन बिछाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। और इतना ही नहीं, यहाँ शहर केवल 2 ही दिशाओं में फैल सकते हैं, या तो उत्तर या दक्षिण। पूर्व और पश्चिम में तो वे जा ही नहीं सकते। और अगर इसके नॉर्दर्न साइड की बात की जाए तो यहाँ मौजूद है अटाकामा डेजर्ट। यह दुनिया के सबसे सूखे डेजर्ट्स में से एक है। यहाँ सालों तक एक बूंद बारिश नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद यहाँ लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ कॉपर और लिथियम के बड़े भंडार हैं। वहीं अगर सदर्न साइड की बात करें तो यहाँ का पर्यावरण पूरी तरह एडवर्स है। यहाँ ठंडी हवाएं, बर्फबारी, ग्लेशियर और तेज बारिश होती है। यही वजह है कि वहाँ रोड बनाना लगभग नामुमकिन है। कई एरिया में तो ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह जाना मुमकिन ही नहीं है। वहाँ केवल बोट या फिर अर्जेंटीना के जरिए ही चिली के उस हिस्से में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ ना तो रेलवे नेटवर्क है और न ही सड़क।
यही वजह है कि चिली के कुछ नागरिकों को अपने ही देश के एक हिस्से में जाने के लिए पहले दूसरे देश यानी कि अर्जेंटीना जाना पड़ता है। इसी वजह से अगर चिली में कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो देश का पूरा सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। यही नहीं, अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए या भीषण आग लग जाए तो सहायता पहुंचाना तक बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये सच है कि इस देश को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद चिली एक खूबसूरत देश है। इसकी जियोग्राफी इसे एक तरफ बेहद यूनिक और शानदार बनाती है तो दूसरी तरफ ये बहुत बड़ी चुनौतियां भी देती है। हालांकि इसके बावजूद चिली के लोगों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जियोग्राफी वाली वीकनेस से लड़ने के लिए बहुत से समाधान निकाले हैं। उन्होंने नॉर्थ से साउथ तक अपने देश को आपस में कनेक्ट रखने की कोशिश की है। इसी के तहत सरकार ने हाईवे और एयरपोर्ट बनाने की बहुत कोशिश की, मगर जियोग्राफी इतनी कठिन है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू तो हुए मगर पूरी तरह से कभी कंप्लीट नहीं हो पाए। चिली की इन कोशिशों का सबसे बड़ा उदाहरण है कैरेटेरा ऑस्ट्रल यानी रूट 7 हाईवे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1970 में मिलिट्री डिक्टेटर ऑगस्टो पिनोशे ने की थी। इस प्रोजेक्ट के जरिए वे नॉर्थ और साउथ को जोड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इस डिसकनेक्शन की वजह से देश में बगावत न हो जाए। मगर सड़क बनाना आसान नहीं था क्योंकि इसके बीच में डेंस फॉरेस्ट्स, डेंजरस माउंटेन्स एंड स्टॉर्मी रिवर्स थी। उसकी वजह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आसान नहीं था। तभी तो 40 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं मगर कंप्लीटेड पार्ट्स को मेंटेन रखना भी बेहद मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लड और अर्थक्वेक आते रहते हैं। जब ये आते हैं तो सब कुछ तबाह हो जाता है। वैसे आपको शायद पता होगा कि चिली दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चिली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड है जो कि दुनिया का सबसे एक्टिव रीजन है। यहाँ पर हर साल हजारों अर्थक्वेक आते हैं। 2010 में 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कॉन्सेपिसियोन शहर में आया था जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और इस शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था। यह चिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो अर्थक्वेक की तबाही, ऊपर से जब भी डिजास्टर आती हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हॉस्पिटल से दूसरे इलाकों तक एम्बुलेंस भेजना सच में बेहद हार्ड वर्क है। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया, कनेक्टिविटी सबसे बड़ा इश्यू है। इनफैक्ट नॉर्दर्न हिस्से से सदर्न हिस्से का फ्लाइट टाइम 5 घंटे से भी ज्यादा है। और अगर बाय रोड की बात की जाए तो बहुत सारे लोग अर्जेंटीना से होकर ही चिली के दक्षिणी भाग में पहुंच पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। जियोग्राफिकल सिचुएशन से कनेक्टिविटी के साथ साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। यह इतना लंबा और पतला देश है कि यहाँ का पॉपुलेशन पैटर्न भी बहुत अजीब है। अधिकतर लोग सेंट्रल एरिया में रहते हैं, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा आबादी कैपिटल सैंटियागो के आसपास ही सेंट्रलाइज्ड है। ये तो वही बात हो गई ना कि इंडिया की सारी आबादी दिल्ली के इर्द गिर्द हो या आधे से ज्यादा कनाडा की आबादी टोरंटो में और जर्मनी की आबादी बर्लिन में रहती हो। ये सही बात नहीं है क्योंकि आप भी जानते हो कि सेंट्रलाइजेशन का असर पूरे देश को भुगतना पड़ता है। इस सेंट्रलाइजेशन की वजह से ही चिली के बेस्ट हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, रोड्स, एयरपोर्ट्स और बड़े बाजार सभी सेंट्रल चिली के आसपास ही बने हुए हैं। जबकि अगर नॉर्थ में मौजूद अटाकामा या साउथ के पंटा एरेनास जैसी जगहों की बात की जाए तो यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ ना तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना जॉब है और ना इन्वेस्टमेंट। अगर ट्रेड की बात की जाए तो चिली एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इसकी जीडीपी का 30% एक्सपोर्ट से ही आता है। एक्चुअल में चिली संसाधनों के मामले में बहुत रिच है। कॉपर, लिथियम, सैल्मन फिश और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं क्योंकि चिली इन सभी चीजों का टॉप प्रोड्यूसर है। मगर समस्या ये है कि इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बेहद मुश्किल होता है। इस लंबाई की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चीज पहुंचाने में समय और लागत दोनों ज्यादा लगते हैं। वैसे खनिजों का तो कुछ नहीं बिगड़ता मगर फल और मछली जैसे उत्पाद खराब हो जाते हैं। हालांकि पूरे लैटिन अमेरिका में सबसे एडवांस सी पोर्ट्स चिली के पास मौजूद हैं, मगर एक्सपोर्ट्स को वहां तक पहुंचाना ही सबसे मुश्किल काम है। देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे एक्सपोर्ट्स को 2 दिन पहले ही प्लान करके ट्रक्स के जरिए अपनी चीजें पोर्ट्स तक पहुंचानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और टाइम भी। हालांकि यह बात सच है कि आज चिली साउथ अमेरिका की सबसे स्टेबल और सक्सेसफुल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, मगर इसकी जियोग्राफी उसके लिए एक चुनौती बनी हुई है, जिसकी वजह से चिली को बाकी देशों की तुलना में ज्यादा मेहनत और प्लानिंग करनी पड़ती है। मगर चाहे जो भी हो, चिली बहुत अच्छे से जानता है कि अपनी जियोग्राफी को वह बदल नहीं सकता। ना तो एंडीज माउंटेन को उठाकर कहीं और रखा जा सकता है, ना ही पैसिफिक ओशन को हटाया जा सकता है। इसलिए चिली के पास एक ही रास्ता बचा है और वह है एडॉप्ट करना, और चिली हमेशा से ऐसा ही करता आया है। वैसे चिली की सरकार हर वह संभव कोशिश कर रही है ताकि यहाँ के नागरिकों को सहूलियत दी जा सके। चिली ने हाल ही में हाई स्पीड इंटरनेट और सैटेलाइट कनेक्टिविटी में इन्वेस्ट किया है। यही वजह है कि चिली के 90% से ज्यादा लोगों को अब इंटरनेट एक्सेस मिल चुकी है।
यही नहीं, रिमोट एरियाज को भी माइक्रो एयरपोर्ट्स के जरिए कनेक्ट किया जा रहा है। हालांकि कोई भी देश इतना सब कुछ अकेले नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने पड़ोसियों के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, स्पेशली अर्जेंटीना के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ साइड पर अर्जेंटीना के थ्रू जाना चिली के अंदर से जाने से ज्यादा आसान है। साथ ही साउथ में मौजूद मेगालानस और टिएरा डेल फुएगो एरिया में बॉर्डर ब्रिज और टनल्स बनाई जा रही हैं ताकि इस एरिया को आपस में कनेक्ट किया जा सके। इसके अलावा चिली अब टेक इंडस्ट्री की तरफ भी फोकस कर रहा है, क्योंकि चिली साउथ अमेरिका का सबसे टैक्स फ्रेंडली देश माना जाता है। इनफैक्ट 2023 में चिली को साउथ अमेरिका के टॉप स्टार्टअप हब्स में शामिल किया गया था। इसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज में भी इन्वेस्ट कर रहा है, खासकर सोलर और विंड फार्म्स में, क्योंकि यह चिली की ज्योग्राफी की खूबी है। चिली अपनी ज्योग्राफी की कमियों से नुकसान तो उठाता ही है, मगर उसकी खूबियों का भरपूर फायदा भी उठा रहा है। तो ये थी चिली की कहानी, जिससे पता चलता है कि हालात जैसे भी हों, उन पर रोने की बजाय हर सिचुएशन में हल ढूंढना चाहिए। चाहे कोई इंसान हो या देश, हर किसी की अपनी चुनौतियां होती हैं। मतलब यह है कि किसी भी हालात में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि जो चीजें हमें मिली हैं उन्हीं से रास्ता बनाना चाहिए, ना कि जो नहीं मिला उस पर पछतावा करना चाहिए। वैसे आपका चिली के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।